हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग आईएएस पीसीएस में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, एक अनौपचारिक मंच के रूप में इसका गठन 1989 में सिएटल वाशिंगटन में हुआ। स्टेटमेंट बी, वर्तमान में भारत सहित कुल 21 देश इसके सदस्य हैं। स्टेटमेंट सी, इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% तथा वैश्विक व्यापार में लगभग 47% का योगदान है। स्टेटमेंट डी, इसके प्रत्येक सदस्य देश को एक संप्रभु राज्य के साथ एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में समूह की सभी प्रतिबद्धताओं को मानना बाध्यकारी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक अनौपचारिक मंच के रूप में इसका गठन 1989 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न कि सिएटल वाशिंगटन में हुआ। आपको ध्यान में रखना है, सिएटल वाशिंगटन में इसका पहला वार्षिक सम्मेलन हुआ। ओके, वर्तमान में भारत सहित कुल 21 देश इसके सदस्य हैं, जो कि गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सहयोग समूह का सदस्य नहीं है, बल्कि भारत को एपेक में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आपको ध्यान में रखना है। इसलिए भारत को छोड़कर 21 देश अभी वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं और भारत को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, न कि भारत इसके सदस्य हैं। ओके, अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो इसके प्रत्येक सदस्य देश को एक संप्रभु राज्य की बजाय न के साथ एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में समूह की सभी प्रतिबद्धताओं को मानना बाध्यकारी नहीं होता है। इसलिए स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो गया। आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए, लोकसभा की आचार समिति का गठन 1997 में किया गया। स्टेटमेंट बी, इसमें सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम 15 होता है, जिसका चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट सी, समिति द्वारा निर्मित आचार संहिता में अनैतिक आचरण शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। स्टेटमेंट डी, समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर आवश्यकता के आधार पर सदन में
आधे घंटे की चर्चा होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। लोकसभा की आचार समिति का गठन 2000 ईस्वी में किया गया। उस समय लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी थे। उन्हीं के द्वारा लोकसभा की पहली आचार समिति का गठन किया गया, आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा की आचार समिति का गठन 1997 में किया गया, न कि लोकसभा की आचार समिति का गठन। ओके, इसमें सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम 15 होता है, यानी लोकसभा की आचार समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होता है और इसके सदस्यों का चयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जब लोकसभा अध्यक्ष इस समिति को सांसदों के विरुद्ध जो शिकायत है उसको जांच के लिए सौंपती है, तो समिति जांच के उपरांत अपने रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखती है, पेश करती है और उसके आधार पर सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। समिति के द्वारा अपने आचार संहिता में अनैतिक आचरण से संबंधित शब्दों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। ओके, जब समिति द्वारा जांच के बाद लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है तो सदन में आवश्यकता अनुरूप उस पर आधे घंटे की चर्चा होती है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसा लेकर संसद में सवाल खड़ा करने का आरोप लगा था, इसलिए जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके इस चरित्र को जांच करने हेतु लोकसभा की आचार समिति को भेजा गया था, इसलिए यह समिति अभी खबरों में था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि कई ऐसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं जिसमें लोक लेखा समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को आचार समिति से संबंधित कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में कहीं कोई परेशानी न हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, सुएज नहर का निर्माण 1959 ईस्वी में हुआ। स्टेटमेंट बी, यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्टेटमेंट सी, कुल वैश्विक व्यापार का 12% व्यापार सुएज नहर से होता है, जो वैश्विक कंटेनर यातायात का 30% है। स्टेटमेंट डी, इसका स्वामित्व और रख रखाव सुएज नहर प्राधिकरण करता है, जो मिस्र सरकार के अधीन है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए, सी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी, सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। सुएज नहर का निर्माण 1859 ईस्वी में किया गया, न कि 1959 ईस्वी में। आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में सुएज नहर खबरों में था। क्यों? क्योंकि सुएज नहर के विकल्प के रूप में बेन गुरियन नहर का विकास किया जा रहा है, जो कि मिस्र और इजराइल के बीच है। पिछले क्लास में मैं इसके बारे में जिक्र की थी। भूमध्य सागर और लाल सागर में सुएज नहर का वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने हेतु बेन गुरियन नहर का निर्माण किया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? स्टेटमेंट ए, यह लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण से संबंधित है। स्टेटमेंट बी, इस विधेयक में SC, ST और OBC हेतु अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट सी, इसमें पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। स्टेटमेंट डी, इसमें महिलाओं हेतु 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट डी करेक्ट है, और स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है, यह विधेयक लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित विधेयक है, न कि राज्यसभा में महिला आरक्षण से यह संबंधित है। ओके, विधेयक में SC, ST हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है, न कि OBC हेतु। आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस विधेयक में राज्यसभा और पुदुचेरी हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा को महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस विधेयक में महिलाओं हेतु 33% यानी 1/3 का आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 128वां संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टेटमेंट ए, यह विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण से संबंधित है। स्टेटमेंट बी, इसके तहत SC, ST और OBC हेतु अलग से 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट ए। ऑप्शन नंबर थर्ड
केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ना तो स्टेटमेंट ए और ना ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट असत्य हो गया तो क्यों, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों हुई। 128वां संविधान संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं रहने के कारण महिला प्रतिनिधियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु इस विधेयक को लाया गया। इसे महिला आरक्षण विधेयक भी कहा जाता है और यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण से संबंधित है, न कि राज्यसभा में, इसलिए स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो गया, आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके तहत SC/ST को अलग से 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, न कि OBC हेतु, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी विधेयक अधिनियम तब बनता है जब उसे ए दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित कर दिया जाता है, बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, सी जब उसे दोनों सदनों द्वारा पारित होने के साथ ही राज्यपाल की संस्तुति मिल जाती है, एंड डी जब उसे दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट डी करेक्ट है और स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कई स्टेट PCS और IAS के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखना है। कोई भी बिल, विधेयक जब भी सरकार के द्वारा लाई जाती है तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले तक वह बिल होता है, विधेयक के रूप में उसे जाना जाता है, लेकिन जैसे ही उसे दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, यानी उस विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है, राष्ट्रपति की संस्तुति मिल जाती है, तो वह विधेयक अधिनियम एक्ट बन जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मौजूदा प्रावधानों के तहत कितनी श्रेणियों में सांसद लोकसभा हेतु चयनित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 श्रेणियों में मौजूदा प्रावधानों के तहत सांसद लोकसभा हेतु चयनित किया जाता है। वे 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? प्रथम SC अनुसूचित जाति, सेकंड ST
एंड थर्ड सामान्य श्रेणी। एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स एंड तीसरी श्रेणी सामान्य श्रेणी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसी तीनों श्रेणियों से सांसदों को लोकसभा हेतु चयनित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जातिगत जनगणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः है ए 6.11 करोड़, 6.41 करोड़, बी 6.41 करोड़, 6.11 करोड़, सी 5.41 करोड़, 5.11 करोड़ एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.41 करोड़ एंड 6.11 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चुनावी बॉन्ड योजना ईबीएस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, यह योजना 29 जनवरी 2018 को लागू हुआ। स्टेटमेंट बी, इस बॉन्ड को नकद, चेक एवं डिजिटल माध्यम से आरबीआई के अधिकृत शाखाओं से खरीदा जाता है। स्टेटमेंट सी, इसे भारतीय नागरिक, भारत में स्थापित संस्थाएं और विदेशी नागरिक द्वारा खरीदा जाता है। स्टेटमेंट डी, यह बॉन्ड ₹1000, ₹10,000, ₹1 लाख और ₹10 लाख, ₹1 करोड़ के गुणकों में खरीदा जाता है या फिर अवेलेबल होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट बी एवं स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना ईबीएस की चर्चा सर्वप्रथम 2017 के बजट में की गई। और इसे 2018 में लागू किया गया, आपको ध्यान में रखना है। इस बॉन्ड को चेक एवं डिजिटल माध्यम से एसबीआई के अधिकृत शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है, न कि आरबीआई के अधिकृत शाखाओं से। आपको ध्यान में रखना है। इस बॉन्ड को सिर्फ चेक एवं डिजिटल माध्यम से ही खरीदा जा सकता है, इसे नगद नहीं खरीदा जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है। जिस राजनीतिक दल को बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त होता है अर्थात चंदा प्राप्त होता है, वे राजनीतिक दल ही अपने पंजीकृत अकाउंट के माध्यम से इस बॉन्ड को नकदीकृत कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है। इसे भारतीय नागरिक, भारत में स्थापित संस्थाएं ही खरीद सकती है, यानी इसे सिर्फ भारतीय नागरिकों और भारत में स्थापित
संस्थाओं द्वारा ही खरीदा जा सकता है, न कि विदेशी नागरिकों के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी भी इनकरेक्ट, असत्य हो गया। दो मुख्य पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है वह है, इसे नकद नहीं खरीदा जा सकता और इसे किसी विदेशी नागरिक के द्वारा भी नहीं खरीदा जा सकता है। ओके, यह बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में ही खरीदा जा सकता है। ओके, आइए जरा बात करते हैं कि अभी हाल ही में बॉन्ड चर्चा में क्यों था। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच ने अभी हाल ही में यह फैसला दिया कि इलेक्ट के माध्यम से जिन राजनीतिक पार्टियों को चंदा मुहैया कराई जाती है, इसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें दानकर्ताओं के नाम को गुप्त रखा जाता है। साथ ही यह बॉन्ड सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसकी चर्चा मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों के समक्ष कर चुकी हूं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और आर्टिकल 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध लगाता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने अर्थात चंदा प्राप्त करने को अवैध करार दिया गया और इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। ओके, आइए जरा बात करते हैं आखिर इस बॉन्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी और यह बॉन्ड किन लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। इस बॉन्ड को व्यक्तियों, जिसमें निगमों और नागरिक सामाजिक संगठन के माध्यम से ही खरीदा जाता है, यानी बड़े कॉरपोरेट घराने इस बॉन्ड के खरीदार होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड के माध्यम से चंदा एकत्रित कर सकती है? तो आपको ध्यान में रखना है, इस बॉन्ड के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियां चंदा एकत्रित नहीं कर सकती है। इस बॉन्ड के माध्यम से केवल वे राजनीतिक पार्टियां ही चंदा एकत्रित करते हैं जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत पंजीकृत हैं और उन राजनीतिक पार्टियों को भी इस बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिल जाता है, जिसे पिछले आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में डाले गए कुल वोटों का कम से कम 1% प्राप्त हो। आपको ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के ही स्टेटमेंट आपके समक्ष दिया रहेगा और आपको उसमें से अपने सही आंसर को चूज करना होगा। बॉन्ड से संबंधित जो भी तथ्यों को, जो भी मुख्य पॉइंट्स को आपके सामने रखी हूं या रखती हूं, उसे आप निश्चित रूप से ध्यान में रखें। ओके, कुछ आलोचकों का मानना यह है कि इस बॉन्ड के माध्यम से सिर्फ SBI के जो पंजीकृत शाखा है, अधिकृत शाखा है, उसके माध्यम से ही इस बॉन्ड को नकदीकृत किया जा सकता है, जिससे SBI जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। इसलिए जो सरकार अभी सत्ता में है उसे अपने विपक्षी के बारे में यह पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि उनकी विपक्षी पार्टियां किन संगठनों से, किन कॉरपोरेट घरानों से चुनाव हेतु चंदा एकत्रित
किया है। साथ ही साथ इस बॉन्ड के माध्यम से जो अधिक से अधिक पैसा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और चुनाव में भारी भरकम व्यय किया जाता है, इससे तो अच्छा यह होता कि इस पैसे का उपयोग किसी अन्य कल्याणकारी कार्यों में होता। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा, जो चंदा एकत्रित किया जाता है वह ब्याज मुक्त होता है। आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पैसा जुटाने से एक तो इससे अनैतिक और असंगत रूप से राजनीतिक पार्टियों को लाभ मिलेगा। इससे पारदर्शिता में कमी आएगी और चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ओवरऑल यूं कह ले, इससे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक में, चुनाव में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना कठिन हो जाएगा। साथ ही साथ इससे राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही भी कम हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यह चुनावी बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक पार्टियों को गोपनीय तरीके से फंडिंग मुहैया कराने की एक योजना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आसियान ASEAN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। स्टेटमेंट बी, इसकी अध्यक्षता अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण क्रम के आधार पर सदस्य देशों द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट सी, 12 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। स्टेटमेंट डी, इसका आदर्श वाक्य एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट ए एवं डी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टेटमेंट बी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट, असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। आसियान ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यह दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए इसके फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान में रखना है। यह दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। इसलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, न कि 12 अगस्त को। इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट, असत्य हो गया। ओके, इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नामों के वर्ण क्रम के आधार पर किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ओके, वर्ष 2023 के आसियान सम्मेलन का थीम था आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ है। डियर स्टूडेंट्स, आपको निश्चित रूप से आसियान की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इस बार का जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था उसका थीम क्या था,
तो वह क्या था? तो आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ है, और आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और यह दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ओके, आसियान में कुल 10 सदस्य हैं और भारत इसके सदस्य नहीं है, भारत इसके सहभागी देश हैं, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट रॉन्ग हो गया, आपको ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से गैस अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार गैस है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 एंड डी ओजोन O3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैस है, इसे ही अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार माना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन इत्यादि को ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर ए कोयले का जलना, बी मोमबत्ती का जलना, सी लोहे में जंग लगना एंड डी दूध से दही का बनना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोमबत्ती का जलना। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। आइए समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है एंड रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मोमबत्ती आखिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्यों है? भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ अपने मूल रूप में पुनः आ जाता है। भौतिक परिवर्तन के तहत जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो वह पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है या फिर उसे पुनः मूल रूप में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के तहत पदार्थ को परिवर्तन के पश्चात मूल रूप में नहीं लाया जा सकता है। जैसे अगर मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो मोमबत्ती का कुछ पार्ट्स पिघलकर नीचे जम जाता है, जिससे उसे फिर से मोमबत्ती का रूप दिया जा सकता है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं मोमबत्ती का कुछ भाग जल करके ऊष्मा और ताप उत्पन्न करता है, जिसे पुनः मोमबत्ती में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको ध्यान में रखना है मोमबत्ती का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, साथ ही यह रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में की गई। स्टेटमेंट बी, यह पुरस्कार विदेशी मूल के व्यक्तियों को नहीं प्रदान की जाती है। स्टेटमेंट सी, खिलाड़ियों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर और कपिल देव को यह प्रदान किया गया है।
स्टेटमेंट डी, अभी हाल ही में कुल 4 व्यक्तियों को इस पुरस्कार को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट बी, सी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट, असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। ओके, यह पुरस्कार अब तक विदेशी मूल के कुल 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट बी जो यह कहता है कि यह पुरस्कार विदेशी मूल के व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है, असत्य हो गया। ओके, खिलाड़ियों में यह पुरस्कार सिर्फ सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया। वो कब? 2014 में सचिन तेंदुलकर और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी 2014 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कपिल देव को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में कुल 5 व्यक्तियों को इस सम्मान को प्रदान करने की घोषणा की गई है। वे 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर किसे जननायक के नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कर्पूरी ठाकुर को। ओके, लाल कृष्ण आडवाणी को और 3 अन्य व्यक्तियों, जिसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री जिनमें चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिंह राव के अतिरिक्त भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का नाम आता है। ओके, किसानों के हितों हेतु इनके संघर्ष को याद रखने हेतु दिल्ली में चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम किसान घाट दिया गया। आपको ध्यान में रखना है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, तो इंदिरा गांधी का। किसान घाट, इस तरह से राजघाट, इस तरह से समाधि स्थल से संबंधित क्वेश्चंस भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, अभी हाल ही में इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। स्टेटमेंट बी, इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया। स्टेटमेंट सी, इस महोत्सव में अनुसूचित जातियों हेतु उद्यम पूंजी निधि की घोषणा की गई। स्टेटमेंट डी, इसे राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
थर्ड स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। अभी हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पूर्व वर्षों में इसका आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया था। इस आदि महोत्सव को राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। यह महोत्सव जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में ट्राइफेड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसके फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखना है। ओके, ट्राइफेड का फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस महोत्सव में अनुसूचित जनजातियों हेतु न कि जातियों हेतु अर्थात एसटी हेतु उद्यम पूंजी निधि की घोषणा की गई है। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टेट्स में अप्रैल और मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए आज 15 क्वेश्चंस का सेट लेकर के आई हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। आप लोग मेरे साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 15, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए, यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट बी, इस सूचकांक का मान 0 से 50 के बीच होता है। स्टेटमेंट सी, किसी देश हेतु इस सूचकांक का मान जितना कम होता है वह देश उतना ही कम भ्रष्ट होता है। स्टेटमेंट डी, यह सूचकांक भारत में भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जर्मन स्थित संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है, न कि 0 से 50 के बीच, आपको ध्यान में रखना है। किसी देश हेतु इस सूचकांक का मान जितना कम होता है वह देश उतना ही अधिक भ्रष्ट होता है, यानी उस देश में भ्रष्टाचार उतना ही अधिक होता है। मान और देश के रैंक में विपरीत रिलेशन होता है। जिस देश का मान इस सूचकांक में जितना कम होता है वह देश उतना ही अधिक भ्रष्ट होता है, और जिस देश में इस सूचकांक का मान जितना अधिक होता है उस देश में, यानी वह देश उतना ही कम भ्रष्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर भारत की बात की जाए तो 2024 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 39 स्कोर के साथ 93वां है, आपको ध्यान में रखना है। इस सूचकांक में डेनमार्क का स्थान 90 स्कोर के साथ प्रथम है, यानी इस सूचकांक के अनुसार डेनमार्क 180 देशों में सबसे कम भ्रष्ट देश है। अगर सबसे अधिक भ्रष्ट देश की बात की जाए तो सोमालिया
11 स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है। आपको ध्यान में रखना है भारत में भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले वर्ष भारत का स्थान जहां 180 देशों में 85वां था, वहीं 2024 में भारत का स्थान 93वां हो गया, जो यह दर्शाता है कि भारत में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। ओके, कभी कभी वनडे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है यह सूचकांक जर्मन स्थित संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए 2-3 दिन में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स को लेकर के आऊँगी और आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगी, ताकि आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को सक्षम और सशक्त बना पाए और मेंस के लिए हमेशा तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 16, नैनो डीएपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए यह सामान्य डीएपी का ही एक विशेष रूप है जिसका उत्पादन कलोल गुजरात में किया जा रहा है। स्टेटमेंट बी इसे IFFCO द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टेटमेंट सी इसमें 16% नाइट्रोजन तथा 8% फास्फोरस होता है। स्टेटमेंट डी यह पारंपरिक डीएपी के समान ही दानेदार होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं डी सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट सी एवं स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, सत्य है, जबकि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं कि यह नैनो डीएपी होता क्या है। ओके, तो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर स्टेटमेंट सी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 8% जबकि फॉस्फोरस 16% होता है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ प्रतिशत को उलट दिया गया है। ओके, यह पारंपरिक डीएपी के समान ही दानेदार होता है, जो कि गलत है। जहां डीएपी दानेदार होता है, वहीं नैनो डीएपी लिक्विड फॉर्म तरल अवस्था में पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, आइए अब जरा बात करते हैं कि यह नैनो डीएपी आखिर है क्या। नैनो जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, सूक्ष्म पार्टिकल्स, तो जो सामान्य पारंपरिक डीएपी है जिसका उपयोग कृषक अपने खेतों में उर्वरक के रूप में करते हैं पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु। डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस मिश्रित उर्वरक है। इस सामान्य डीएपी में, पारंपरिक डीएपी में, जहां नाइट्रोजन 18% तथा फास्फोरस 46% होता है, वहीं
नैनो डीएपी में नाइट्रोजन 8% और फास्फोरस 16% होता है। ये दोनों ही तत्व नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पौधों के लिए, फसलों के लिए आवश्यक 18 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से 2 हैं। आपको ध्यान में रखना है। फायदों की अगर बात करें तो फसलों की वृद्धि एवं विकास हेतु डीएपी का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता था, वहीं अब इस नैनो डीएपी के खोज से 500 मिलीलीटर नैनो डीएपी का एक बोतल 50 किलोग्राम के एक बोरी के समान होता है। साथ ही साथ यह पौधों को अंदर तक, यानी बीज में जो छिद्र होता है या पौधे के अन्य जो पार्ट है जिसमें होल होता है, उस बारीक होल में भी नैनो डीएपी के प्रवेश करने की संभावना काफी अधिक हो जाती है और पौधों का विकास भी काफी अधिक होता है। इसे यूं कह ले कि जो पारंपरिक डीएपी है उससे जो पौधों की वृद्धि और विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उसको और अधिक प्रभावशाली यह नैनो डीएपी बनाता है। साथ ही यह नैनो डीएपी पारंपरिक डीएपी से इस बात में भी अधिक फायदेमंद, लाभप्रद है क्योंकि यह पॉकेट फ्रेंडली होता है, यानी यह किसानों के बजट में होता है। इसे किसान कम पैसे में खरीद सकते हैं और अपने फसलों को पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भी इस नैनो डीएपी के इस्तेमाल और विकास पर जोर दिया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि भारत में उर्वरकों का आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। यह एक छोटी बोतल में कम पैसे में इसकी आवाजाही की जा सकती है, इसलिए निर्यात पर आने वाले बोझ को भी इस नैनो डीएपी के प्रयोग से कम किया जा सकता है। साथ ही जो डीएपी पर जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी में भी इस नैनो डीएपी के सस्ती होने के कारण कमी आ सकती है। अगर पर्यावरण के लिहाज से बात करें तो यह नैनो डीएपी पर्यावरण के लिहाज से भी और मानव के स्वास्थ्य से भी अभी तक उपयुक्त होने की बात कही गई है। इस नैनो डीएपी के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस तरल लिक्विड नैनो डीएपी और लिक्विड नैनो यूरिया के इस्तेमाल से किसान अपने खेतों में केचुए का उत्पादन कर सकता है। और आप जानते हैं कि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। यह भी कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जब किसान इस लिक्विड नैनो डीएपी एंड लिक्विड नैनो यूरिया की मदद से केचुए का अत्यधिक उत्पादन करेंगे, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इस नैनो डीएपी के इस्तेमाल से प्राकृतिक खेती को
बढ़ावा मिलेगा। कैसे? तो बिना उत्पादकता और किसानों के लाभ में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करते हुए। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अन्य फर्टिलाइजर्स के मुकाबले इससे भूमि प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन भी बहुत ही कम होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, दो मुख्य पॉइंट्स जो कि आपको नैनो डीएपी के संबंध में याद रखना है, एक तो डीएपी का फुल फॉर्म, दूसरा इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और इसकी कितनी मात्रा में है, यानी यह किस रेशियो में है। ओके, साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता दी हूं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और यह इको फ्रेंडली भी है, प्रदूषण के लिहाज से भी अच्छा है, मानव के स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा है। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और इसका विकास इफ्को के द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसकी स्थापना 1967 में की गई। यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। स्टेटमेंट बी, वर्तमान में यह 36,000 से भी अधिक भारतीय सहकारी समितियों का एक समूह है। स्टेटमेंट सी, यह भारतीय किसान संघ के पूर्ण स्वामित्व के अधीन कार्य करता है। स्टेटमेंट डी, उर्वरकों के निर्माण एवं बिक्री के अलावा सामान्य बीमा से लेकर के दूर संचार से संबंधित व्यावसायिक हित भी इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट ए, बी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए, सी एंड स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ्को का फुल फॉर्म वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इफ्को का फुल फॉर्म भी याद रखना है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स एंड कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई और यह भारत के सबसे बड़ी सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव कमिटी में से एक है। आपको ध्यान में रखना है, यह भारतीय सहकारी समिति के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, न कि किसान संघ के पूर्ण स्वामित्व में। आपको ध्यान में रखना है, यानी भारतीय सहकारी समितियों के पूर्ण स्वामित्व के अधीन यह कार्य करता है। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए, अनुच्छेद 116, बी, अनुच्छेद 212, सी, अनुच्छेद 112 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के
आर्टिकल 112 में अंतरिम बजट की चर्चा की गई है, आपको ध्यान में रखना है। आइए जरा अंतरिम बजट पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। अंतरिम बजट क्या होता है? तो अंतरिम बजट ऐसे सरकार के द्वारा पेश किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही हो, यानी वह सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हो, यानी आम चुनाव से पूर्व जो सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हो, उसी सरकार के द्वारा यह अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट पेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अंतरिम बजट लाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आम चुनाव से पहले, यानी आम चुनाव के बाद नई सरकार के बनने के पश्चात पूर्ण बजट पेश करने से पहले पुरानी सरकार के द्वारा सरकारी व्यय और सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु पुरानी सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में यह अंतरिम बजट पेश किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, नैनो यूरिया किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, बी द्रव, सी गैस एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नैनो यूरिया तरल अवस्था में पाया जाता है। अभी मैं पिछले क्वेश्चंस में चर्चा की थी कि नैनो डीएपी जिस तरह से लिक्विड तरल अवस्था में पाया जाता है, उसी तरह से नैनो यूरिया भी लिक्विड फॉर्म द्रव रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुष्ठ रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और वह कौन सा बैक्टीरिया है? उसका नाम है माइको बैक्टीरियम लेप्री। इसी जीवाणु के द्वारा कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं, होता है। आपको ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, कई स्टेट में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसीलिए उन्हीं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए कुल 20 क्वेश्चंस का यह प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से विश्वास के साथ मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और रिवीजन भी करते रहें। मेरे इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल मनी स्टडीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक
दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।